हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रादेशिक राज्य एवं मगध का उदय है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, लिखा है ईसा पूर्व छठी शताब्दी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के बढ़ते उपयोग ने बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन की परिस्थितियां पैदा की। यानी कि उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का जो क्षेत्र था, वहां लोहे का जो है वो उपयोग बढ़ रहा था और लोहे के उपयोग के बढ़ने के फलस्वरूप क्या हुआ, वहां पर प्रादेशिक राज्यों के गठन होने लगा। इसमें लिखा है कि लोहे के हथियारों से लैश योद्धा वर्ग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए कृषि उपकरण बनाए जाने लगे। औजारों से क्या हुआ कि किसानों को खाद्य पूर्ति से अधिक खाद्यान्न उपजाने में उन्हें हेल्प मिलने लगा, जिसकी वजह से क्या होने लगा, वहां पर नगरीकरण बढ़ने लगा। सैन्य और प्रशासनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए राजकुमारों द्वारा कर के रूप में अतिरिक्त उत्पादन एकत्र किया जाने लगा। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में विकसित किए गए कस्बों के लिए भी अधिशेष उपलब्ध कराया जाने लगा। इन भौतिक लाभों से स्वाभाविक रूप से लोगों को पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में अपने देश में रहने के लायक बनाया और बहुत से नगरों का विकास हुआ। अब देखिए महाजनपद। तो हम देख सकते हैं कि वैदिक काल के अंत में कुछ जनपदों का उदय हुआ था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर है हालांकि ईसा पूर्व 500 के आसपास कृषि एवं बसावट की प्रगति के साथ ही ये एक सामान्य विशेषता बन गई। ईसा पूर्व 450 के आसपास अफगानिस्तान एवं दक्षिण पूर्वी मध्य एशिया तक फैले 40 जनपदों का जो उल्लेख है वो पाणिनि के द्वारा किया गया है। पाणिनि एक विद्वान थे। फिर लिखा है हालांकि दक्षिण भारत का प्रमुख हिस्सा इसमें शामिल नहीं था। पाली ग्रंथों से पता चलता है कि जनपदों का विकास महाजनपदों में हुआ, जो बड़े राज्य या देश है। महाजनपदों का अर्थ होता है बड़े राज्य या देश। इन ग्रंथों में 16 का उल्लेख किया गया है, यानी कि 16 महाजनपद है। कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपद का। बुद्ध काल में हमें महाजनपद नामक 16 बड़े राज्य मिलते हैं। इनमें से अधिकांश का उदय जो है वो ऊपरी और मध्य गंगा के मैदानों में हुआ था, जिसमें गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियां शामिल है। फिर देखिए मगध साम्राज्य का उदय और विकास। तो बुद्ध के समकालीन और हर्यक वंश के बिंबिसार के नेतृत्व में मगध प्रमुखता से उभर कर आया। उन्होंने आक्रामकता एवं विजय की नीति अपनाई, जो अशोक के कलिंग युद्ध के साथ समाप्त हो गई थी। याद रखिएगा, अशोक का जब कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद क्या किया था अशोक ने? बेसिकली अहिंसा को स्वीकार कर लिया था और उन लोगों ने मतलब युद्ध ना करने की जो नीति है वह अपनाई थी। प्रेम और सौहार्द की भावना के साथ ही उन्होंने अपने राज्य काज को चलाने का जो है कार्य प्रारंभ किया था। लिखा है बिंबिसार ने अंग प्रदेश पर विजय हासिल की और चंपा में इसे अपने बेटे अजातशत्रु को सौंप दिया। उन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। उनकी 3 पत्नियां थीं। बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल के राजा की बेटी और कौशल नरेश के पुत्र एवं उत्तराधिकारी प्रसेनजीत की बहन थी। फिर कौशल की इस दुल्हन के साथ बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का एक गांव मिला, जिससे कि 1 लाख का राजस्व जो है वो प्राप्त होता था। उस टाइम पे 1 लाख का राजस्व, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा होगा इसका कीमत। लिखा है कि यह राजस्व सिक्कों के रूप में एकत्र किया जाता था। इस विवाह ने कौशल से शत्रुता को समाप्त कर दिया और दूसरे राज्यों से निपटने में बिंबिसार को पुण्य किया। पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो यही करते थे, दूसरे जो राज्य है उनकी जो है कन्या लाते थे, जिसकी वजह से वैवाहिक संबंध स्थापित होने की वजह से उनके संबंध जो होते थे वो प्रगाढ़ हो जाते थे। फिर देखिए लिखा है उनकी दूसरी पत्नी चेल्लाना वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। यानी अजातशत्रु की माता का जो नाम था वो था चेल्लाना। और तीसरी पत्नी पंजाब के मद्रा वंश की प्रमुख बेटी थी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? अवंती था। नोट डाउन कर लेंगे कौन? तो अवंती था, जिसकी राजधानी, अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है अवंती की क्या राजधानी थी? उज्जैन। इसके राजा चंद्या प्रद्योत महासेन ने बिंबिसार से लड़ाई की, लेकिन अंततः दोनों ने समझौता कर लिया। बाद में जब प्रद्योत पीलिया से पीड़ित हो गए तो अवंती राजा के अनुरोध पर बिंबिसार ने शाही वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। कहा जाता है कि बिंबिसार को गांधार शासक का एक दूत समूह और पत्र भेजा गया, जिसे प्रद्योत लड़ाई में हार गए थे। इस तरह अपनी विजय और कूटनीति के माध्यम से बिंबिसार ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध को शक्तिशाली राज्य बनाया। ऐसा माना जाता है कि जो मगध राज्य था उसमें कितने गांव थे? 80,000 गांव थे। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? राजगीर थी, जिसे उस समय गिरिवराज भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसके द्वारा चारों तरफ से पत्थरों की दीवारों से घेर दिया गया था। इस तरह से यह अभेद्य हो गया था।
देखिए लिखा है बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक बिंबिसार ने ईसा पूर्व 544 से लेकर 492 के बीच 52 साल तक शासन किया। इसके बाद उनके बेटे अजात शत्रु ने शासन किया। अजात शत्रु ने अपने पिता को मार डाला और खुद गद्दी पर बैठ गया। उसके शासन काल में बिंबिसार वंश जो है वो चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। उन्होंने 2 युद्ध किए और तीसरे की तैयारी की। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई। इससे काशी और कौशल दोनों भड़क गए। फिर मगध और कौशल के बीच क्या होने लगा? संघर्ष होने लगा। लेकिन आखिरकार अजातशत्रु युद्ध में विजय हुए और शांति समझौते के रूप में कौशल नरेश को अजातशत्रु से अपनी बेटी का विवाह करना पड़ा। फिर लिखा है अजातशत्रु संबंधों का कोई सम्मान नहीं करते थे। यद्यपि उनकी मां लिच्छवी की राजकुमारी थी, फिर भी उन्होंने युद्ध छेड़ दिया था। बहाना यह था कि लिच्छवी कौशल के सहयोगी थे। उन्होंने लिच्छवी के लोगों में मतभेद करा दिया और अंततः उन पर आक्रमण कर उनकी आज़ादी भी छीन ली और उन्हें क्या किया? युद्ध में पराजित कर दिया। बेसिकली जो थे वो अजातशत्रु कैसे थे? थोड़े आक्रामक स्वभाव के थे। देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि इस सब कार्यों में 16 वर्ष लगे थे और वह युद्ध में गुलेल की तरह मशीन का इस्तेमाल करते थे और उनके पास एक डंडा वाला और गद्दे वाला क्या था? रथ था, जिससे कि सामूहिक हत्या की जाती थी। देखिए, अजातशत्रु को अवंती के शक्तिशाली शासक का सामना करना पड़ा। अवंती ने कौशाम्बी के वत्सों को हराया था, मगध पर आक्रमण की धमकी दी थी। इस धमकी के कारण अजातशत्रु ने राजगीर की घेराबंदी शुरू कर दी, जिसके दीवारों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। हालांकि उसके जीवन काल में आक्रमण नहीं हुआ था। अजातशत्रु के बाद कौन आए थे? उदयन आए थे। कहा जाता है कि उनका शासनकाल महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने पटना में गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किले का निर्माण किया था। किसने? उदयन ने। इसलिए किया गया था क्योंकि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र में था, जो इस समय तक उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। पटना की जो स्थिति थी, जैसा कि बाद में उल्लेख है, रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उदयन के बाद कौन सा वंश आया था? शिशुनाग राजवंश। ठीक है, ये आप लिखते जाएंगे। पहले कौन था बताइए? बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर शिशुनाग राजवंश आ गया उसके बाद, जिसने अस्थायी तौर पर अपनी जो राजधानी है वो वैशाली में स्थानांतरित कर दिया था। और यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि अवंती की राजधानी उज्जैन का इन्होंने विनाश कर दिया था। और उज्जैन का विनाश करके अपनी राजधानी किसे बनाया था? वैशाली को। याद रखिए कि इससे मगध और अवंती के बीच 100 वर्ष पुरानी शत्रुता जो है वो समाप्त हो गई थी। उसके बाद अवंती मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया था और यह मौर्य शासन के अंत तक जो है वो बना रहा था। शिशुनाग के बाद नंद आए, जो मगध के सबसे शक्तिशाली शासक साबित हुए थे। इसके पास इतनी बड़ी ताकत थी कि अलेक्जेंडर, जिसने उस समय पंजाब पर आक्रमण किया था, उसने पूर्व की तरफ आने की हिम्मत नहीं की। नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर मगध की शक्ति बढ़ाई। लिखा है जहां से वे विजय पदक के रूप में जिन्ना की मूर्ति लाए। लिखा है यह सब महापद्मनंद के शासनकाल में हुआ। इस शासक ने एक राठ होने का दावा किया। किसने? महापद्मनंद ने एक राठ होने का जो है वो दावा किया था, अर्थात एकमात्र ऐसा संप्रभुत्व संपन्न जिसने अन्य सभी शासकों का क्या कर दिया हो? विनाश कर दिया हो। प्रतीत होता है कि उन्होंने कलिंग ही नहीं कौशल पर भी कब्जा कर दिया था। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है एक राठ किसकी उपाधि थी? तो महापद्मनंद की। देखिए लिखा है नंद जो है वो बहुत धनाढ़ और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि उनके पास 2 लाख पैदल सेना और 60,000 घुड़सवार सेना, 3,000 से 6,000 युद्ध प्रशिक्षित हाथी थे। ऐसी विशाल सेना का गठन किसी प्रभावी कर प्रणाली के माध्यम से ही संभव थी। जाहिर है कि इसी सोच विचार के कारण अलेक्जेंडर को नंदों पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई थी। बाद में नंद कमजोर और अलोकप्रिय साबित हुए थे। मगध में उनके शासन को मौर्य साम्राज्य ने उखाड़ फेंका, क्योंकि नंद साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे घनानंद बेसिकली एक तरीके से बोला जाए तो जो धनानंद थे उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, जिसके शासनकाल में मगध साम्राज्य गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा था। देखिए लिखा है मगध की सफलता के कारण, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया जा सकता है। मगध की सफलता के क्या कारण थे? तो इसको अच्छे से समझिए कहानी की तरह।
लिखा है कि मौर्यों के उत्थान के पहले 2 शताब्दियों के दौरान मगध साम्राज्य का जो विस्तार है इसी अवधि के ईरानी साम्राज्य के विस्तार के समान है। इस अवधि के दौरान भारत में सबसे बड़े राज्य का जो गठन है वो किसने किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे कई उद्यमी और महत्वाकांक्षी शासकों ने किया था। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार एवं राज्यों को मजबूत करने के लिए उचित अनुचित हर तरीके की शक्ति एवं साधना का इस्तेमाल किया। हालांकि मगध के विस्तार का एकमात्र कारण यह नहीं था, बल्कि उनमें से एक था। लिखा है कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण भी थे। लौह काल में मगध एक लाभप्रद भौगोलिक स्थिति का इलाका था। तो मतलब भौगोलिक स्थिति भी जो है वो मगध की सफलता का एक कारण है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में लौह खदान मगध की सबसे प्राचीन राजधानी राजगीर से बहुत अधिक दूर नहीं थी। पड़ोस में ही पर्याप्त लौह अयस्क की सरलता से उपलब्धता ने मगध के राजकुमारों को उपयुक्त हथियारों से लैस होने में सक्षम बनाया। अब वहां पर पर्याप्त लोहा जो है वो मौजूद था, तो उसके कारण क्या हुआ कि मगध के जितने भी सेना है, राजा है, उनके पास क्या होगा? एक महत्वपूर्ण हथियार से वो लोग हमेशा लैस होंगे। फिर लिखा है जो उनके प्रतिद्वंदियों को आसानी से उपलब्ध नहीं थे। लोहे की खान पूर्वी मध्य प्रदेश में भी है। वे अवंती और उसकी राजधानी उज्जैन से ज्यादा दूर नहीं थे। ईसा पूर्व 500 में उज्जैन में लोहे को पिघलाया और ढाला जाता था। संभवतः लोहारों ने अच्छे हथियारों का निर्माण किया। इसी वजह से उत्तर भारत में मगध के लिए सर्वश्रेष्ठ बनने के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो अवंती थी, और उज्जैन को अपने अधीन करने में मगध को लगभग 100 साल लगे थे। देखिए लिखा है मगध को कुछ अन्य सुविधाएं भी थी, जैसे कि देखिए इसमें लिखा है मगध की दोनों राजधानी राजगीर और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित थी। राजगीर 5 पहाड़ियों के एक समूह से घिरा हुआ था, लिहाजा उन दिनों यह अभेद्य था, मतलब कि उसे भेदा नहीं जा सकता था। जब तोपें नहीं थी और किलों को नष्ट करना आसान नहीं था। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मगध राजकुमारों ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, जिसने चारों तरफ के आवागमन वाले निर्णायक स्थानों पर कब्जा कर लिया था। पाटलिपुत्र गंगा गंडक सोन के संगम पर स्थित था। चौथी नदी जो थी घाघरा, वो पाटलिपुत्र के पास गंगा में मिलती थी। औद्योगिक काल से पहले जब संचार बहुत ज्यादा मुश्किल था, तब क्या होता था? सेना जो है वो नदियों के रास्ते उत्तर पश्चिम दक्षिण और पूर्व में आ जा सकती थी। इसके अलावा पटना की जो स्थिति थी वास्तव में अच्छी थी, क्योंकि यह नदियों से घिरा हुआ था, जबकि गंगा और सोन इसके उत्तर और पश्चिम में और पुनपुन दक्षिण और पूर्व भाग से घेरा था। इसलिए पाटलिपुत्र वास्तविक जल किला या जल दुर्ग था, यानी कि जल से घिरा हुआ। देखिए और मगध के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि हमको आंसर्स लिखने में बहुत हेल्प मिले, हमारे पास जो है पर्याप्त और इनफ कंटेंट रहे। देखिए लिखा है मगध जो है वो मध्य गंगा के मैदानों में स्थित था, मतलब उनके बीचों बीच। गंगा इसे परिवहन और कृषि दोनों ही की सुविधाएं प्रदान करती थी। जो मगध था, मान लीजिए कि ये मगध है, ठीक है, ये गंगा का मैदान है, उसके बीचों बीच था, जिसकी वजह से क्या था? ये परिवहन की दृष्टि से भी सुलभ था और कृषि की दृष्टि से भी सुलभ था। अब देखिए चूंकि अधिकांश महाजनपद गंगा के मैदानों में स्थित थे, इसलिए नदियों के रास्ते वे वहां तक पहुंच सकते थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में पटना के दक्षिणी भाग में पर्याप्त लकड़ी पाई जाती थी। मेगस्थनीज पाटलिपुत्र में लकड़ी की दीवारों और घरों के बारे में बताते हैं। इस प्रकार नौकाओं का निर्माण आसानी से किया जाता था। इसने मगध को पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरीके से क्या हुआ कि कृषि के लिए अनुकूल वातावरण ने मगध की सहायता की। तो आप देख सकते हैं कि मगध का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ और कौन कौन सी जो बेसिकली बातें हैं उसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि आपने देख सकते हैं कि कृषि का विकास, फिर लौह अयस्कों की पर्याप्त उपलब्धता और जो इसकी भौगोलिक स्थिति थी वह भी बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए बेसिकली क्या हुआ, मगध में एक बार जंगल की सफाई हो गई, फिर जलोढ़ मिट्टी बेहद उपजाऊ साबित हुई। भारी वर्षा के कारण यहाँ सिंचाई के बिना भी उत्पादन संभव था। मगध का जो एरिया था वो इस तरीके का था कि वहाँ बिना सिंचाई के भी उत्पादन संभव था। ग्रामीण इलाकों में धान के विभिन्न किस्मों का उत्पादन होता था, जिसका उल्लेख जो है वो शुरुआती बौद्ध ग्रंथों में किया गया है। इस क्षेत्र इलाहाबाद के पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन योग्य था। इससे स्वाभाविक रूप से किसान काफी अधिशेष खाद्यान्न का उत्पादन करने में सक्षम थे, जो करों के रूप में शासकों के द्वारा ले जाते थे। फिर देखिए सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण में देखिए ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में यूनानी और ईरानी ने दुनिया में सर्वशक्तिमान बनने के लिए क्या करे? लड़ पड़े।
लिखा है कि मैसेडोनिया के सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने अंततः ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। सिकंदर ने न केवल एशिया माइनर यानी तुर्की और इराक बल्कि ईरान को भी जीत लिया था। सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है, आप लोगों को ये बात पता भी होगी। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा, जाहिर है कि ऐसा उन्होंने भारत के अपार धन के लालच में किया था। उस वक्त भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये सब आपको पता होगा। और भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में धन धनाढ़ था भारत। फिर देखिए लिखा है हेरोडोटस, जो कि क्या कहते हैं, इतिहास का जनक कहते हैं, पिता कहते हैं। उसने और यूनान के अन्य लेखकों ने भारत की भव्यता का चित्रण किया था, जिससे सिकंदर यहाँ आक्रमण के लिए ललायित हुआ था या आकर्षित हुआ था। सिकंदर को भी भौगोलिक ज्ञान और प्राकृतिक इतिहास को जानने की ललक थी। उसने सुना था कि भारत के पूर्वी किनारे पर कैस्पियन सागर था। वह पूर्ववर्ती विजेताओं के मिथकीय कारनामों से भी प्रेरित था, जिसका अनुकरण कर वह उसे भी पार करना चाहता था। फिर देखिए लिखा है उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति उसकी योजनाओं के अनुकूल थी। यह क्षेत्र कई स्वतंत्र राजशाहों और कबीलाई गणराज्यों में विभाजित था, लेकिन वे जिन रियासतों के अंतर्गत आते थे उससे वह संपूर्ण समर्पण भाव और दृढ़ता से जुड़े हुए थे। सिकंदर ने इन रियासतों को बारी बारी से जीतना आसान समझा, मतलब एक बार में ना सही बल्कि बारी बारी में, जैसे पहले एक को जीत लिए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरीके से। फिर देखिए इन क्षेत्रों के शासकों में से दो शासक विख्यात थे, अम्भी तक्षशिला के राजकुमार और पोरस, जिसका राज्य झेलम और चिनाब के बीच था। फिर है वे एक साथ मिलकर सिकंदर की बढ़त का प्रभावी रूप से विरोध कर सकते थे, लेकिन संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल रहे, इसीलिए खैबर दर्रा बिना प्रहरी के था। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि सिंधु तक पहुंचने में क्या होने लगे, उसे 5 महीने लगे और तक्षशिला का शासक अम्भी सिकंदर से शीघ्र पराजित हो गया। सिकंदर की जो सेना थी वो काफी प्रबल थी। देखिए फिर हमारा टॉपिक जो है वह है बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था। इससे भी एक बार 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में कि बुद्ध के काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था की स्थिति कैसी थी। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमारा जो है वो एक क्वेश्चन तैयार हो जाए। देखिए लिखा है पाली ग्रंथों और संस्कृत सूत्र साहित्य के साथ पुरातत्व सामग्री के आधार पर उत्तर भारत, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भौतिक जीवन की तस्वीरें खींची जा सकती है। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, उसके आधार पर बेसिकली उत्तर भारत का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा मुख्य, मतलब बहुत महत्वपूर्ण वह स्थान रखता था। तो उसके बारे में बहुत सारी उसके भौतिक जीवन के बारे में चीज़ें वहाँ पर लिखी गई हैं उस ग्रंथ में। इसमें लिखा पुरातात्विक रूप से ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में गंगा के मैदानी इलाकों में काले पॉलिश किए गए बर्तन इस काल की शुरुआत के सूचक है। इस दौरान मिट्टी के बर्तन बहुत चिकने और चमकीले किस्म के होते थे। मिट्टी के ये बर्तन बहुत अच्छी सामग्री से बने थे। स्पष्टतः ये अमीर लोगों के लिए उपहार और बर्तन इत्यादि के रूप में पेश किए जाते थे। मिट्टी के इन बर्तनों के साथ लौह संरचनाएं भी होती थी, जो शिल्प एवं कृषि के लिए विशेष रूप से निर्मित की जाती थी। इस काल में क्या हुआ कि धातु के सिक्कों की शुरुआत हुई। पकी ईंटों एवं गोलाकार कुओं के इस्तेमाल ने बेसिकली क्या किया कि इसी टाइम पे ये शुरू हुआ था। फिर लिखा है दोआब स्थलों के अध्ययन से पता चलता है कि चित्रधूसर मृत्युबांड से पहले का जो काल था उसमें काले और लाल रंग के दौर में ताम्र पाषाण बस्तियों की शुरुआत हुई थी, जिसमें कि पॉलिश्ड ग्रे वेयर यानी PGW काल में इसमें काफी वृद्धि हुई थी। कानपुर जिले में एक सर्वेक्षण से पता चलता है बेसिकली कि जो पॉलिश्ड ग्रे वेयर थे उसमें उस काल में बसे जो क्षेत्र है वह काले और लाल रंग के काल में बसे क्षेत्र का तिगुना था। इसके अलावा ये बसावट जो थी वो NBPW चरण के दौरान 2.5 गुना तक बढ़ गया था। जैसे जैसे बस्तियों का विस्तार हुआ, जनसंख्या बढ़ी, तो क्या हुआ, बहुत सारी वहां पर आबादी बढ़ने लगी, तो बस्तियां भी बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है निवास भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से वहां पर बेसिकली किसी भी राज्य में धीरे धीरे क्या होते लगा, विकास होने लगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बुद्ध के काल में किस तरीके से समाज में जो है वो विकास क्रम ने एक नई दिशा प्रदान की थी। ठीक है, अब हम बाकी के जो है वो कंटेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।